लास्ट प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों का एक्शन शुरू होने वाला है। फटाफट आपको बता दूं एक्शन कैसा होगा। पहली बात तो ये कि एसजेएक्स निफ्टी कमजोर है, लेकिन निचले स्तर से लगभग आधा रिकवर हो चुका है। 40 पॉइंट नीचे था, वो घटकर रह गया 20 पॉइंट। धीरे धीरे रिकवरी के संकेत आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं रिकवरी के संकेत? वो है डॉलर इंडेक्स की वजह से। देखिए 101.40 101.50 के आसपास कल देर शाम तक पहुंचा था डॉलर इंडेक्स, आज घटकर आ गया है फिर से 101 के आसपास। तो डॉलर इंडेक्स अगर नीचे रहेगा तो हम कमजोर ज्यादा होंगे नहीं, ये बात ध्यान में रख लीजिए। और करेंसी मार्केट पर भी उसका असर हम देखेंगे। आज फिर से 68.12, कल क्लोजिंग 4 पैसे के नुकसान के साथ, तो थोड़ी देर में वहां पर शुरुआत करेंगे प्री ओपनिंग सेशन की। उससे पहले देखिए एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार। दिक्कत सिर्फ एक ही जगह, हांगकांग 2.3% कमजोर है 150 अंक के नुकसान के साथ। बाकी बाजारों में कारोबार अच्छा है, तो हांगकांग छोड़ के बाकी सब मजबूत है। लेकिन दिक्कत यह कि आजकल हम संकेत शुरुआत में हांगकांग से ज्यादा ले रहे हैं और यही वजह की एसजेएक्स निफ्टी कमजोर है। चलिए, तो ये तो एक्शन आज शुरुआती कारोबार में दिख रहा है, लेकिन जहां एक्शन दिखेगा उन शेयरों पर फोकस किया जाए, वो उनमें से एक है एमसीएक्स। प्रकाश, खरीदेंगे एमसीएक्स? हाँ, क्योंकि खबर अच्छी है। सेबी ने डिस्कशन पेपर जारी किया है, ऑप्शन की ट्रेडिंग शुरू करनी है। ये होना बड़ा पॉजिटिव होगा, फिर बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम आपके लिए आएगी जिसमें बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है। और वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें, फ्यूचर से ज्यादा जो हेजिंग के पर्पज से कमोडिटीज में ऑप्शंस का उपयोग बहुत है, और यहाँ पे अलाउ हो जाएगा तो स्पेकुलेटर्स और जेन्युइन ट्रेड इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं दोनों के लिए फायदा होगा। सो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव। तो ये 3 साल में 3000, सॉरी नहीं 3 साल, हाँ 3 साल ठीक है, 3 साल 1200। 3 साल क्यों, बहुत लंबा समय आपको देखा। कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था। चार्ट पे 1800 से 2001 से 1.5 साल में बढ़िया। तो ऑप्टिमिज्म काफी ज्यादा है, काफी सकारात्मक व्यूज एमसीएक्स पर आते हुए आज स्टॉक एक्शन में रहेगा। एक और शेयर जो रेडार पर रहना चाहिए वो है चोलामंडलम। 991 पर कल दिन की समाप्ति हुई। एपेक्स पार्टनर ने पूरी तरह से एग्जिट कर लिया। आपको याद होगा इन्होंने सितंबर के महीने में कुछ हिस्सेदारी बेची थी और कल फाइनली जो 3.5% स्टेक था वो भी बेच दिया। राकेश, इस पर आपकी क्या राय बन रही है? अक्षता, अगर आप चोलामंडलम की बात करें तो ऑलरेडी एक रैली पहले हमने देखी थी, उसके बाद से स्टॉक एक करेक्टिव मोड पे था। एज ऑफ नाउ अगर आप शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो ऊपर में 990 के अराउंड की कल की क्लोजिंग है और 1000 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। 1000 के ऊपर डिसाइसिवली निकलता है तब ट्रेडिंग के नजरिए से बाय करना चाहिए, एल्स क्लियरली अवॉइड करें मौजूदा स्तरों पर। ठीक है, फिलहाल न खरीदें। और कल एक्चुअली इनके चार्ट पे आएंगे भी नहीं सिग्नल, क्योंकि वो जिस तरह से ब्लॉक हुए वॉल्यूम के साथ गिरा, तो मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए, इस बीच प्री ओपनिंग सेशन की हो चुकी है शुरुआत। आपका फिबोनाची वाला जो नीचे आना था वो प्री ओपनिंग सेशन में आ रहा है, वो अगले साल 90 पॉइंट नीचे दिख रहा है, लेकिन 134 पॉइंट अब नीचे 8310 हो। थोड़ी मेहरबानी कीजिएगा, वो कंटिन्यूस सेशन में इतना नीचे मत खोल देना आप। अच्छा, प्रकाश जी कह रहे हैं कि 8000 आ जाएगा निफ्टी, इसलिए। अच्छा प्रकाश जी, हाँ 8000 की आप बात कर रहे थे, ये सवाल का जवाब तैयार रखना। 8000 के अगले हफ्ते में आ जाएगा, ये पूछूंगा मैं आपसे। उससे पहले 95 अंक नीचे है सेंसेक्स, 95 अंक नीचे निफ्टी है। क्यों इतना नीचे है, चलिए बता देते हैं आपको। एक्सिस बैंक 9% सिर्फ नीचे, 10% है। हिंडाल्को 6%, एचडीएफसी 3%। जो ये सारे ऐसे लेवल है जो ये दिखेंगे नहीं, अभी अभी दिख रहे हैं। बस रुपए की शुरुआत करते हैं। चलिए देख लेते हैं करेंसी मार्केट में 68 रुपए 5 पैसे मजबूती के साथ शुरुआत हुई है। डॉलर इंडेक्स की कमजोरी का फायदा मिल रहा है, तो कल की क्लोजिंग से उभरता हुआ 7 पैसे मजबूत खुलता हुआ रुपया इस वक्त है। ये संकेत आप मिले करेंसी मार्केट का प्राइस आना चाहिए, तो रुपया मजबूती के साथ शुरुआत करता हूँ। हाँ बताइए, 8000 कब आ रहा है सर? नहीं, 8000 मैं एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था, क्योंकि अगर आप देखें जो कॉल राइटिंग है वो हमने ग्रेजुअली बढ़ते हुए जरूर देखी है, लेकिन जो पुरानी कॉल राइटिंग सीरीज की शुरुआत में हुई थी 8000 के आसपास, वो अभी तक इरोड नहीं हुई है। उसमें ओपन इंटरेस्ट कहीं नहीं घटा है। करेक्ट। अब नॉर्मली क्या होता है कि 8000 पर 66 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट। अब ये कोई छोटा फिगर है नहीं, बड़ा है। और ये फिगर आप देखिए एक भी दिन घटा नहीं है। जब से ट्रैक कर रहा हूँ सीरीज के पिछले 20 दिन जो हुए, उसका रीजन ये है कि नई पोजीशन जरूर बनी है, और वो एट द मनी बनी है, क्योंकि नेचुरली प्रीमियम वहां खाने को नए लोगों को मिलता है। तो जो पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं और जो बड़े हाथ हैं, वो 8000 के लेवल पे ऑलरेडी बना के पोजीशन अपनी छोड़ के बैठे हुए हैं, और नए जो खिलाड़ी हैं जो लेट आ रहे हैं वो अपना 8300 400 और प्रोग्रेसिवली 8500 600 तक भी हुई है। अच्छा आशीष, चलिए आप दोनों का मुकाबला करवाते हैं। आपको लगता है कि 8300 के नीचे एक्सपायरी होगी? आपको लगता है?
मुझे मुश्किल लगता है नहीं जी, क्योंकि मैं समझता हूं जिस तरह से 8300 पे पुट राइटिंग हमें देखने को मिल रही है, और देखिए पुट कॉल रेशियो स्टेबल लेवल पे, अगर वो कहीं एबनॉर्मल लेवल पे होता तो डेफिनेटली ये कंसर्न देखने को मिल सकता है। पर मुझे डर लग रहा है पुट कॉल रेशियो वही है 1.25 1.3 के आसपास चल रहा है अनिल जी। पर मैं ये समझता हूं कि देखिए उसके अंदर में 8300 तक आ सकता है, बट 8300 के नीचे जाएगा क्या बाजार, वो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है। क्या वो डिसाइडिंग फैक्टर बैंक निफ्टी होगा? हाँ देखिए, बैंक निफ्टी बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट लेवल पे है, पर मुझे लगता है अभी जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा कहीं ना कहीं स्टॉक जैसे कि ओएनजीसी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, आरईसी, ये कहीं ना कहीं बाजार को स्टेबिलिटी दे देंगे, और मुझे लगता है जिसके चलते 8300 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट साबित हो सकता है। अभी जो बैंक निफ्टी का जो पार्टिसिपेशन कन्वेंशनली रहता है, निफ्टी में काफी रहता है, सपोर्ट रहता है, बट इस बार अगर आप देखें जब निफ्टी बढ़ी है 8000 से 8400, बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं किया। लास्ट 2 दिन में आपने देखा, और वो भी ये रिजल्ट जिस टाइप के आ रहे हैं, इसमें 1-2 बड़े रिजल्ट ऐसे आ गए। सी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बड़े कंपनी बैंक्स के रिजल्ट लेट है, ये छोटे मोटे इंडस इंडियन और डीसीबी। अब जो नेगेटिव साइड आएगी निफ्टी को 400 पॉइंट गिरने में या 300 पॉइंट गिरने में क्या आ सकता है, आईटी। अगर टीसीएस, इन्फोसिस नीचे आते हैं थोड़े भी बाकी लोगों से ज्यादा, तो आपकी निफ्टी पे ऐसे ही असर उसकी बहुत आनी है। रिलायंस जिसने बहुत अच्छा सपोर्ट अभी तक किया है, 9% ऊपर दिसंबर जनवरी में जो ऊपर आया, वो थोड़ा सा स्लिप हुआ है, वो अगर और स्लिप हो जाता है बिफोर इट्स नेक्स्ट अप, वो लार्जली आई एम पॉजिटिव ऑन रिलायंस, बट अगर उसमें आता है तो ये 5 स्टॉक में तो आपका कैलकुलेशन ये है कि रिलायंस की वीकनेस, आईटी फार्मा, ट्रम्प साहब के चलते हुए प्राइवेट बैंक्स, ये पिटाई कर सकते हैं निफ्टी की। अच्छा, अब सामने एसबीआई खड़ा हो सकता है, क्योंकि एसबीआई के रिजल्ट आने में भी वक्त है, अभी तो प्राइवेट वाले आ रहे हैं, ये बाद में आएंगे। और एसबीआई की खबर ये कि 1900 करोड़ रुपए सरकार डाल रही है, न सिर्फ एसबीआई में दूसरे बैंकों में भी डालेगी। तो चार्ट पर एसबीआई मजबूत है, खरीदेंगे क्या आप? राकेश बताइए। अनिल जी, अगर आप स्टेट बैंक की बात करते हैं तो चार्ट्स पे ऐसी मजबूती नहीं है स्टॉक की। एक शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखें तो शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे अनिल जी ब्रेकआउट 250 रुपए के ऊपर हुआ था, वहां से 258 के लेवल्स दिखा चुका है। इमीडिएटली ऊपर में 263, 264 एक इमीडिएटली स्ट्रांग रेजिस्टेंस है अनिल जी। मौजूदा स्तरों पर 5-6 रुपए के अपमूव के लिए तो बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। 264 के लेवल्स अगर ऊपर में डिसाइसिवली रैली में तोड़ता है तब इसको खरीदना चाहिए। किसी ने ले रखा है तो 262, 263 के लक्ष्य के लिए होल्ड कर सकते हैं। 262, 263 के लक्ष्य के लिए होल्ड कीजिए स्टॉक को, नेशनल लेवल्स पर खरीदे। मौका है आज एक्शन का। देखिए प्री ओपन में तो आधे % की तेजी दिखा रहा है। 1900 करोड़ की पूंजी इनको मिलेगी जो सरकारी कैपिटलाइजेशन प्लान कर रही है। लगभग 23,000 करोड़ सरकारी बैंकों में आना है। इस बीच स्टॉक 2020 का भी रिकैप आपके लेकर आते हैं। हमारे दोनों ही कप्तानों ने कौन कौन से शेयर अपनी टीम में डाले हैं आज, देख लेते हैं। पूरी टीम पे जल्दी से नजर डालते हैं किस तरीके से बनी। तो जेपी एसोसिएट्स, जैसा कि मैंने बताया कि शॉर्ट कॉल है क्योंकि इनके ऊपर पेनल्टी लगाई सीसीआई ने, लेकिन शिपिंग के लिए अच्छी खबर, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है, तो श्रेयास और एससीआई में खरीदारी करें। एसबीआई को करीब 1900 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन सरकार की तरफ से, वो पॉजिटिव है। फेडरल बैंक और येस बैंक में जबरदस्त अपग्रेड्स आए हैं फॉरेन ब्रोकरेज की ओर से, तो यहाँ पे खरीदारी करिए। टाइगर लॉजिस्टिक्स को एक स्टेटस स्पेशल मिला कस्टम से, जहां कई तरीके के इनको वेवर्स मिले, बैंक गारंटी मिली, तो वो एक पॉजिटिव खबर इनके लिए। डीबी कॉर्प अगेन बढ़िया नतीजे इसने दिए, खरीदारी करिए। एस्टेट लाइफ साइंसेज नतीजों से पहले सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ एक बड़ी तेजी बन सकती है, और आरबीएल बैंक में भी यही थीम आज प्ले होगी। मेरी टीम पे नजर डालिए, 3 सेल रिकमेंडेशंस और बाकी सारे के साथ बाय रेकोज हैं। एक्सिस बैंक, क्योंकि वो दिक्कतें रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा बढ़ती हुई एसेट क्वालिटी को लेकर, और ड्यूरेशन जो हो रहा है, ग्रोथ नदारत है, बेचने के मौके होंगे, और उसका रब ऑफ शायद कुछ और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे होगा। आईसीआईसीआई बैंक में भी शायद आज दबाव के साथ कामकाज हो। टोरेंट पावर, जिस तरह का कल बिल्डअप देखने को मिला, जिस तरह का स्टॉक का उछाल था, शायद आज फॉलो अप बाइंग का दिन हो। डी लिंक इंडिया, जिस तरह से एनवायरमेंट, मैक्रो एनवायरमेंट बदल रहा है, वो पॉजिटिव है। रिजल्ट से पहले शायद खरीदारी आती हुई नजर आए। ओरिएंट ग्रीन पावर, कल का एक रिकमेंडेशन था जिसमें हमें लगता है आज भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ फर्दर गेन्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। ओलंपिक स्ट्रांग नंबर्स के चलते आज खरीदारी करने के मौके। मॉर्केटर और जीओएल ऑफशोर, इन दोनों काउंटर्स हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी होगी। शिपिंग और अलाइड एक्टिविटीज की पॉकेट आज हरकत में रह सकती है। लॉयड मेटल्स, जिस तरह से कल नॉन प्रोमोटर होल्डिंग कंसोलिडेट हो रही है और नंबर्स जो आए उसके चलते शायद खरीदारी करने के मौके हों। और फाइनली मदरसन सूमी, तगड़ा एग्रेसिव एक्विजिशन, $600-700 मिलियन और 51% प्रीमियम पे वो खरीदारी, तो शायद आज के लिए इस खबर के दम पे स्टॉक दबाव में रह सकता है।
ओके, तो ये है 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और खुलते देखिए क्या स्टॉक भागेंगे दौड़ेंगे, इन पर नजर रखेंगे। लेकिन थोड़ा बाजार का साथ मिले तो मजा आ जाएगा। इस वक्त कमजोर दिख रहा है, प्री ओपनिंग सेशन सेटल होने की तैयारी में। 30 अंक नीचे, निफ्टी 8,400 के करीब खुलेगा। थोड़ी देर देते हैं इसको सेटल होने देते हैं। लेकिन सीमेंट शॉर्ट करें या लॉन्ग, खबर तो छोटी है। 206 करोड़ की इन्होंने पेनल्टी लगाई है सीसीआई ने 5, 7, 8 कंपनियों पे, सबका ही नाम आ गया है बेसिकली। तो अपने तो आशीष जी जो एफएनओ वाली है उसकी बात करते हैं, एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक। तो आज इस खबर के दम पे शॉर्ट किया जाए इनको या फिर ये गिरे तो खरीदारी करें? अनिल जी, मैंने देखा चारों चार्ट, एसीसी, अंबुजा, इंडिया सीमेंट और अल्ट्राटेक पर कहीं भी ऐसी वीकनेस। तो चार्ट और दोनों मिक्स करके देखते हो? जी जी, एफएनओ के डेटा भी बिल्कुल। तो अनिल जी, मुझे ऐसा कोई खास वीकनेस अभी नजर नहीं आ रही इसके अंदर में। वेट करना चाहिए, जब तक कोई बड़ी गिरावट नहीं होगी तब तक कोई फॉलोअप सेलिंग इनके अंदर में नहीं आएगी। तो नीचे में लें कुछ? देखिए, इसके अंदर मुझे लगता है इंडिया सीमेंट और एसीसी ये काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। इंडिया सीमेंट तो मेरे ख्याल से नहीं लगी ना? नहीं है, नहीं, इंडिया सीमेंट उसमें नहीं है। श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक, तो इसका मतलब एक ही अच्छी लक्ष्मी, अंबुजा, एसीसी और ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें इंडिया सीमेंट एलिजिबल ही नहीं था उस टाइम। अच्छा, इसलिए किया। और ये पेनल्टी कंपेयर टू लास्ट ईयर, जब लास्ट ईयर भी ये हुआ था, कॉम्पैक्ट ने जब ये दिया था, बट उस एज कम्पेयर टू मार्केट क्या कुछ है नहीं। 206 करोड़ ऑल पुट टुगेदर कंपनीज में देखें। इनफैक्ट ये इसकी गिरावट शायद आएगी सेंटिमेंटली, तो लेने का मौका रहेगा। श्री सीमेंट इज माई टॉप पिक इन दिस, ये जो लिस्ट आपने देख रहे हैं इसमें। ओके, इनफैक्ट हम जब बैंक्स की बात कर रहे थे, एक और बैंक जो रेडार पर कल भी था संदीप, आईडीबीआई बैंक, इसमें अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। अब यहां से आगे कितना और ट्रैक्शन संभव है? एक्चुअली कल मॉर्निंग में आई थिंक अनिल जी ने ये पहला स्पॉट किया था और कल मूव आई भी। हमारे आई थिंक इंट्राडे टारगेट्स मीट हुए और मेरा इसमें 90 का टारगेट है, क्योंकि अच्छी खासी लगभग 20% की अपसाइड है। लेकिन ये 2-3 हफ्ते का व्यू है, शायद एक आध महीना लगे, बट व्यू तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। और 73 का स्टॉप लॉस से खड़े रहे फॉर अ टारगेट ऑफ 89 to 90। तो ये है आपके लिए आईडीबीआई बैंक। कल काफी अच्छा भाग के बंद हुआ सर। आपकी रिकमेंडेशन 75-50 के ऊपर निकालना था ना आपको? हाँ, और हमारा 77-50 का टारगेट था। 10 पैसे से मिस हुआ। 10-20 पैसे तो कोई नहीं देगा उनको। मालूम है वागले साहब जो बोले उसके 10-20 पैसे पहले ही बुक कर लो और आखिर तक इंतजार नहीं करते लोग। लेकिन चलिए, कल आईडीबीआई बैंक में लोगों के पैसे बने होंगे, ये बात पक्की है। अच्छा, जेन इरिगेशन, आशीष जी आप बताइए जरा। हाँ, ये बैन में आ गया आज, तो जिनके पास है क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लें? बजट के पहले पोजीशन भी बनी, 72 रुपए से नॉन स्टॉप चल रहा है, क्या करना चाहिए? अंजित, चलेगा तो ऊपर की तरफ ही। और मुझे लगता है कि ट्रेंड बहुत मजबूत है। जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट में भी बहुत स्ट्रांग ओपन इंटरेस्ट है, पर क्या है, क्योंकि इसके बैन के अंदर में आ गया, जिसके चलते मुझे लगता है नई पोजीशन तो ऑब्वियसली आप बना नहीं सकते, बट लॉन्ग पोजीशन अभी जल्दी नहीं करना चाहिए काटने की। ऊपर में मुझे लगता है 102 तक के स्तर इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आइडिया कह ले कि ये बैन में आ गया है, लेकिन प्री बजट यहाँ पर काफी एक्शन देखने को नॉर्मली मिलता है और पिछले कुछ दिनों में वो हरकत भी देखी गई है। लेकिन एक जो सेक्टर फोकस में है वो है टेलीकॉम। दरअसल अगले साल तक भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में सिर्फ 4 कंपनियां रह जाएंगी, ये मानना है भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल का। डावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने कहा कि वोडाफोन और आइडिया का मर्जर टेलीकॉम स्पेस में कंसोलिडेशन की ओर एक बड़ा कदम हो सकता है। सुन लेते हैं। What is being speculated on at this point in time, and that is the big mega merger, Vodafone and Idea. Since you talk to everybody, what are you hearing on that? Well, I talk to them as well. My own view is everybody's looking at everything, but these are big moves. I mean, these are not small moves which can be done over coffee. Serious consideration and thoughtfulness will have to be given to such mergers. There are overlaps, there are spectrum cap issues, but I'm still saying 4. Can it go down to 3? Answer is not impossible. Not impossible. But do you think that this, in the realm of possibility, how high would this mega merger be? Depends on how much pain this disruption causes. If the pain is great, the possibility becomes higher. तो सुनील मित्तल भी कहते हुए कि ये एक पॉसिबिलिटी है। दरअसल कल इस स्टॉक में काफी एक्शन देखने को मिला था। एफआईआई ब्रोकरेज सीएलएसए ने एक रिपोर्ट निकाली है और उस नोट में उन्होंने साफ कहा है कि ये बेस्ट फिट होगा अगर वोडाफोन और आइडिया का विलय हो जाता है। प्रकाश, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि जो इनकी नोट कहती है कि दोनों कंपनियां अगर जुड़ जाती हैं, साथ में आती हैं, तो मार्केट शेयर 43% का होगा। ओके, और यहाँ पे मोनोपोली वाली स्थिति नहीं होगी, क्योंकि टीआरएस स्पेसिफिकली कहता है 50% से ज्यादा मार्केट शेयर नहीं होना चाहिए और लार्जेस्ट स्पेक्ट्रम होल्डर होंगे। जी,
तो इसमें जो एक ही अड़चन जो आती है ऑपरेशनली, फाइनेंशियली क्या भाव क्या होता है वो मैं नहीं उसमें जा रहा। जो हर सर्कल में भी एक लिमिट है कि स्पेक्ट्रम आपके पास 50% नहीं होना चाहिए। हाँ। तो जो एडिशनल स्पेक्ट्रम है उसका क्या होगा कि कौन बेचेगा, किसमें से बिकेगा। तो अगर वो करते हैं तो वहां भी करीब 5500 करोड़ रुपए इनको मिलता है। हाँ। तो वो भी आएगा, डेट उससे कम हो सकता है, कंसोलिडेटेड एंटिटी के लिए बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो जाएंगे। आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और हर ग्लोबली आप देखिए हर मार्केट में 3 प्लेयर्स हमेशा सर्वाइव करते हैं प्रॉफिटेबली। तो अगर ये जो 4, 5, 6 की जो हमारे यहाँ सूची है वो घट के 3 होनी ही होनी है, रेल, जियो, भारती और मे बी दिस कंबाइंड एंटिटी। तो लॉजिकल है, आइडिया पे नजर रखिए, कभी भी सरप्राइज आ सकता है। आइडिया में सरप्राइज आने की पूरी संभावना। तो देखते हैं आज खुलने के बाद किस तरह का प्रदर्शन ये शेयर करता है, इस पर हमारी नजर जरूर होगी। और अभी शुरुआत होने की तैयारी है बाजारों की। कितना टाइम है अभी? 2 मिनट और हैं। तब तक मैं सोच रहा हूँ एक सवाल और लिया जाए, 2 मिनट में कुछ न कुछ तो पूछ ही लिया जाए। राकेश जी, ये बताइए कल जिस तरह से पोजीशंस बनती हुई दिखी है आईडीबीआई बैंक में, और वागे साहब भी हमारे कह रहे हैं कि चार्ट से बड़ा मजबूत है, आपको क्या लगता है क्या एक और फॉलोअप बाइंग आज बनती है? क्योंकि अब ये सरकार का पूंजी डालने का जो काम है वो एसबीआई से शुरू कर रहे हैं। आज एसबीआई के लिए 1900 करोड़ का फिगर आ गया है, तो धीमे धीमे सभी सरकारी बैंकों में पूंजी आएगी। क्या करना चाहिए? अनिल जी, आईडीबीआई बैंक का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। इनफैक्ट कल के सत्र में 75 रुपीज के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। एंड अनिल जी, शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो एक बाइंग कैंडिडेट है। आज में नहीं तो मंडे तक में ऊपर में 80 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं। ओके, ये राय है इस वक्त। एक फटाफट यस बैंक के चार्ट भी देख लीजिए राकेश। कल नतीजे के बाद मजबूत रहा। आज रिपोर्ट जितनी मैंने खासतौर से सीएलएसए ने बड़ा दमदार टारगेट अपग्रेड किया है, खरीदा जाए इसे? अनिल जी, काफी स्ट्रांग टेक्निकल स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने 1315 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिखाया और एक बाइंग कैंडिडेट है। 1400 प्लस के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट अनिल जी, अगर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में कुछ खरीदना है तो मेरा ऐसा मानना है कि इंडसइंड बैंक पर नजर रखनी चाहिए। टेक्निकली ये पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक होगा, इनफैक्ट पहला बैंक होगा जो नया लाइफ टाइम हाई लगाएगा सबसे पहले। अगर कुछ खरीदना है बैंकिंग के अंदर तो टॉप पिक इंडसइंड बैंक होना चाहिए। ठीक बात है, आप बोल रहे थे इंडसइंड बैंक ही खरीदा जाएगा। चलिए, तो लेकिन बेचा जाएगा एक्सिस बैंक, ये तो साफ है। 5% का नुकसान एक्सिस बैंक में प्री ओपनिंग सेशन में दिख रहा है, और इसी की वजह से निफ्टी 30 अंक नीचे 8400 के नजदीक खुल रहा है। एक महिंद्रा, अंबुजा, आईसीआईसी ये 1% नीचे खुलेंगे। मजबूत क्या है? गेल, किसने कहा था गेल खरीदिए? वागे साहब। हाँ, तो आपने खोल दिया सर। 5% तो ऊपर आपकी प्री ओपनिंग सेशन में लोगों ने सुन लिया आपकी बात, तो ये मजबूत खुल रहा है। चलिए, पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर शुरुआत हुई है कमजोर। 35 अंक नीचे निफ्टी 8400 के बेहद करीब। 100 अंक नीचे सेंसेक्स कमजोर खुलता हुआ दिख रहा है इस वक्त। मिड कैप इंडेक्स में थोड़ा नुकसान। बैंक निफ्टी अच्छा दबाव यहीं से है। 135 अंक नीचे बैंक निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है 1%। तो बैंक निफ्टी पर बड़ा कट है। 18,950 के लेवल पर नजर रखिए। अगर रुकना है बैंक निफ्टी को तो वहीं पर रुकेगा, नहीं तो फिर तो मामला गड़बड़ है। 125 अंक नीचे, लेकिन लग रहा है बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इस बीच बता दूं मजबूत और कमजोर क्या है। कमजोर है एक्सिस बैंक 5% नीचे, अंबुजा 1.5% नीचे, भारतीय इंफ्राटेल 1% नीचे, टाटा डीवीआर, टाटा मोटर्स 1% के नुकसान के साथ। तो सीमेंट पर दबाव है, अंबुजा, अल्ट्राटेक नीचे खुलते हुए दिख रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स पर दबाव है, एक्सिस के अलावा आईसीआईसीआई कमजोर है। आइए मजबूत शेयरों को देख लें। आइडिया 1.5% ऊपर खुलता हुआ, यस बैंक 1.25% ऊपर है, गेल 1% ऊपर खुलता हुआ, एसबीआई में 0.5% का इजाफा। ये है मजबूत शेयर। वायदा कारोबार के शेयरों में बता दूं आपको, एक्सिस के अलावा डीसीबी 2.5% टूटा है। डीसीबी क्यों टूट रहा है? डीसीबी के तो नंबर्स फर्स्ट क्लास है, चलिए साथ दे रहा है एक्सिस का। जेपी एसोसिएट 2% नीचे है, मैक्लियोड, रसल, ग्रेन्यूल्स, मदरसन सुमी, हाँ ये शेयर, इस एक्विजिशन को कम पसंद कर रहे हैं लोग क्योंकि महंगा है, तो 1.25% ये नीचे खुला है। मैनेजमेंट से हम थोड़ी देर में बात करने वाले, 9:30 बजे बताएंगे आपको। हमारे साथ सैगल साहब जुड़ेंगे, मदरसन सुमी के सीएमडी साहब, वो बताएंगे कि इस एक्विजिशन के पीछे क्या राज है। आइडिया इस बीच 3% मजबूत हो चुका है और जेट में 2% की मजबूती। तो ये शेयर है एक्शन में। हर्षदा जी हाँ, और अनिल अगर आप देखिए शिपिंग कंपनियां भी हरकत में आती हुई दिखाई दी हैं। वो पॉजिटिव न्यूज के बल पर शेयर शिपिंग करीब 5% ऊपर। जी शिपिंग इनफैक्ट वागले साहब की रेडार पर था, वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। मर्केटर करीब 2% तक की तेजी दिखाता हुआ। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी 1.5% की
की बढ़त देखने को मिली। कुछ रिजल्ट वाला एक्शन एलेम्बिक में हमने देखा है, इनकम करीब करीब 9% बढ़ी है इस तिमाही में और प्रॉफिट में आई है कंपनी। भले ही 70 लाख का मुनाफा हो, लेकिन स्टॉक थोड़ा सा ट्रैक्शन दिखा रहा है, 2% ऊपर खुला है एलेम्बिक का शेयर। साथ ही आप देखिए कुछ और काउंटर्स जो है तेजी में, MCX ऑप्शंस ट्रेडिंग पर वो डिस्कशन पेपर यहां पर जारी होता हुआ और उसके बाद स्टॉक में काफी ज्यादा एक्शन आता हुआ, 2% ऊपर खुलता हुआ ये काउंटर। फर्टिलाइजर कंपनियों में नागार्जुना फर्टिलाइजर कल काफी एक्टिव था, यहां पर आज फिर हम देख रहे हैं 2% ऊपर खुला है, तो हल्की तेजी यहां पर बनती हुई दिखाई जरूर दे रही है। हालांकि श्री सीमेंट ये मुनाफा वसूली के घेरे में 1.5% नीचे, अंबुजा सीमेंट में हल्की मुनाफा वसूली, जेके लक्ष्मी सीमेंट, ये वो तमाम कंपनियां हैं जिन पर CCI का ऑर्डर है, जुर्माना लगा है करीब 206 करोड़ का 7 कंपनियों को मिलाकर, तो उसका हल्का सा रिएक्शन इन काउंटर्स में आता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन जेट एक स्टॉक जिसमें हम देख रहे हैं फिर से इनिशियल लेवल्स पर खरीदारी होती हुई 1.5% ऊपर ये ट्रेड में 415 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिसमें हम देख रहे हैं ट्रैक्शन है। सुज़लोन जो कल काफी भागा था, वॉल्यूम पिकअप देखिए, आज सुबह सवेरे 48 लाख शेयरों का कारोबार हो चुका है, 2-2.5% तक की तेजी इस स्टॉक में आती हुई दिखाई दी है, तो काफी इंटरेस्टिंग प्ले यहाँ पर। और USL कल हल्की सी रुकावट के बाद फिर तेजी। तो सुज़लोन का नाम आपने जैसे लिया, वो आशीष जी कुछ सर हिला रहे हैं, आशीष जी कुछ दिख रहा है आपको सुज़लोन में? बिल्कुल एनजी, मुझे तो लगता है ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 40 से 50% की बढ़त जो है वो दिखा सकता है, क्योंकि एक मंथली ईयरली मेजर डबल बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ हुआ है। कल हमने 7.5 करोड़ शेयर के ऊपर का वॉल्यूम देखा, जो कि एवरेज में 1.5 से 2 करोड़ वॉल्यूम होते थे, तो जबरदस्त एक वॉल्यूम का इजाफा है। हमने डिलीवरी के अंदर में बहुत अच्छा पिकअप देखा है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही जल्द 24-25 के स्तरों को दिखा सकता है। डाउन साइड में मुझे लगता है 15.5 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्टॉक के अंदर साबित होगा। तो ये आपके लिए सुज़लोन। अच्छा, स्टॉक ऑफ द डे ये कौन सा हो सकता है? सिप्ला में किसी को कोई खबर है आप में से? नहीं। सिप्ला में बिना खबर के 6% ओपन इंटरेस्ट शुरुआत से दिन के हाई पर, हाई तो दिन का हाई तो क्या कहूं, 4 ही मिनट हुए हैं, लेकिन पोजीशन बनती हुई दिख रही। 1.25% स्टॉक मजबूत हुआ है, यानी कि ट्रंप साहब के भाषण के पहले लोगों को डर नहीं है फार्मा खरीदने का, और वो भी दमदार पोजीशन। 3.25 लाख शेयर खुलते ही बढ़ गए। वागले साहब क्या हो रहा है इस काउंटर में? अनिल जी, काफी कुछ मूव आ चुकी है और अभी मूव आनी चाहिए, तो 592 को क्रॉस करना जरूरी है। तो मैं 592 के बाद क्या होगा वो बताइए, वो तो हो जाएगा जिस तरह की पोजीशन बनी। अगर 592 निकलता है तो 587 का स्टॉप लॉस रखे और फिर 603 604 तक की मूव आएगी, मैं उसके बाद ही लूंगा 500 बढ़ाने। आप बताइए आशीष जी सिप्ला पर। बिल्कुल एनजी, देखिए इस तरह का अगर से ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है तो डेफिनेटली एक स्ट्रांग अपमूव आ सकता है, और पोजिशनली मुझे लगता है 620 तक के स्तर इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ऑन डाउन साइड मुझे लगता है आज 580 का भी एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 620 तक के लेवल? जी हाँ। ओके, सिप्ला में कुछ तो बड़ा हो रहा है, लग रहा है कि अगर बाजार थोड़ा भी घुमा तो ये स्टॉक भागने में आगे रहेगा और निफ्टी का टॉप गेनर हो जाए आइडिया के बाद। आइडिया तो चलिए खबर की वजह से तो बड़ी बात नहीं है। मदरसन वापस नीचे, अच्छा मदरसन चलने लगा है। ओके, तो एक्विजिशन खराब नहीं है, लोग समझने की कोशिश करें, अच्छा समझा जाए, खराब जाए समझा जाए। सुज़लोन आपने रिकमेंड किया था, सुज़लोन मेरे ख्याल से डेज हाई पर आता हुआ दिख रहा है। सुज़लोन के शेयर में भी अच्छी तेजी एक्चुअली आज इसके फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं, क्योंकि मैं 2 चीज देख रहा था इसमें सुज़लोन के बढ़ने के पीछे। एक तो ये कि पिछले बार इबिटा लेवल पर प्रॉफिट किया था, दूसरा तांती साहब अभी बोल के गए थे कि कर्ज घटाएंगे, 50% कर्ज घटाने की उनकी योजना है, पी फंड वगैरह भी लाने की बात है। तो क्या इस भाव में, मेरे ख्याल से पिछली बार आपने कहा था कि बेचना तो नहीं चाहिए, कम से कम है तो रखना चाहिए, क्या कहेंगे? मैंने इसलिए कहा था कि लोग जो इतने सालों से वेट करते आए हैं, हर 50 पैसे की बढ़त पे सुज़लोन बेचने रेडी हो जाते हैं, क्योंकि बायर भी उस लेवल के हर लेवल पे इसमें बने हुए हैं। तो इस टाइप के स्टॉक जो इतने ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, चाहे ये हो, GMR हो, JP एसोसिएट, हर एक में ये चीज रहती है, तो उसके लिए मैंने खास कहा था कि इसमें अब मूव जो आना शुरू हुआ है ये स्ट्रक्चरली थोड़ा सेक्युलर है, मतलब वन साइडेड है, कि जैसे आशीष ने भी कहा कि अब इसमें 15.7 और वटेवर जो एक सपोर्ट बना है, फंडामेंटली इसके आंकड़े इतने खराब नहीं हो सकते कि वापस 13 रुपए में आपको दिखे, तो इसकी चिंता मत करिए कि फिर घट जाएगा। आज एक फॉल्स वो स्टार्ट दिया है। स्ट्रक्चरली विंड एनर्जी में जो गमेसा और इनके जो पावर यूटिलाइजेशन लेवल्स दिख रहे हैं, प्लांट लेवल यूटिलाइजेशन के जो दिख रहे हैं,
वो बहुत पॉजिटिव है एनर्जी। सो आई थिंक विंड एनर्जी इज मेकिंग अ कम बैक। और जैसे जैसे क्रूड जब भी ऊपर रहता है तो अल्टरनेटिव एनर्जीज का हमेशा बोलबाला बढ़ता है, चाहे वो सोलर हो या विंड हो, जो भी है। तो उस लिहाज से इसमें अभी भी एक स्ट्रांग सेक्युलर ग्रोथ है। थोड़ी धीरे चलेगी स्टोरी, ये नहीं कि हर क्वार्टर आपने इसमें 20% की बढ़त दे देंगे, बट फाइनली जो कहना चाह रहे थे जो नए एक्वायरर्स हैं, नए मैनेजमेंट जो है, उनका भी अब जो रुख है वो पॉजिटिवली सेक्युलरली दिखना शुरू हो जाएगा। दो और काफी एक्टिव काउंटर्स, और इस समय अनिल यस बैंक रेडार पर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं फिर तेजी बढ़ती हुई, करीब 1.5-2% तक का उछाल आया है। राकेश बताइए क्या कॉल रहेगा? आप 1369 पर ट्रेड कर रहा है। काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है अर्शिता, इसमें 1400 प्लस के लेवल्स क्लियरली देखने को मिल सकते हैं। बट मैं फिर रिपीट करूंगा हर्षिता, इंडसइंड बैंक का टेक्निकल स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू येस बैंक काफी अच्छा लगता है, और जिस तरीके से इंडसइंड बैंक का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली ये बैंकिंग की रैली को लीड कर सकता है। ऑन एज ऑफ अ बिग ब्रेकआउट है, रिस्क रिवॉर्ड वाइज भी काफी फेवरेबल है। अगर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में कुछ बाय करना है तो इंडसइंड बैंक को बाय करना चाहिए। सुई अटकी हुई है बंसल साहब की, इंडसइंड बैंक को ही नया लाइफ बनाएंगे। चलिए सर, कोई बात नहीं, जो पसंद हो वो कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन के साथ आप बोलते हैं वो मुझे पसंद आता है। मुझे पसंद आ रहा है एक और शेयर, और वो भागेगा नहीं भागेगा, वागले साहब का किस लेवल के ऊपर भागेगा वो पूछ लेता हूं। जेट एयरवेज 5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, 2% 1.5-2% ऊपर है स्टॉक। और ये भले ही कुछ भी कह दे कि लुफ्तांसा और इतिहाद के बीच में कोई मतलब बातचीत नहीं है, लेकिन ये कहीं कहीं धुआं उठ रहा है, आग तो है इसका मतलब। वागले साहब 400 दिख रही है, 419 के ऊपर बाय करे, जो आपने ऑलरेडी कर दिया, मतलब 419 के ऊपर कर दिया और 415 का स्टॉप लॉस, 430 432 का टारगेट। रिस्क टू रिवॉर्ड मैच होता है, 3-4 रुपए रिस्क, 10-12 रुपए अपसाइड। 3 से 4 रुपए के रिस्क है, 10-12 रुपए का अपसाइड। अभी 419 के ऊपर गया नहीं है। हाँ, 418-50 तो मेरे हाई तो दिख रहा है। आप एफएनओ का लेवल बोल रहे हैं कि कैश का बोल रहे हैं? एफएनओ जायंट फ्यूचर्स के लेवल। हाँ, तो आप बोलते हो, आप जो लेवल बताते ना वो थोड़ी देर बाद पार होता है। पार तो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। चाहे आपने कल आईडीबीआई बताया वो पार हुआ, करेक्ट। आपका सिप्ला भी आपने बताया तो 592 तक गया है, तो इसका भी 418-19 हो जाएगा धीमे धीमे। अभी तो शुरुआत हुई, पूरा दिन पड़ा इस बीच। और वो क्यों बोल रहा हूँ हो जाएगा, उसका भी रीजन है। रीजन ये कि देखिए मिड कैप इंडेक्स पे नजर रखिए। देखिए मिड कैप इंडेक्स में क्या हो रहा है, सारे निशान में आ गया है मिड कैप इंडेक्स। तो बाजार 8400 के नीचे जाने के लिए तैयार है नहीं। आज का निफ्टी का लो देखिए 8400 के आसपास, जी हाँ 8397। कल का 8604 का, तो मतलब 8600 पर सपोर्ट दे रहा है, राइट। ये है इस वक्त का संकेत। अच्छा वागले साहब, और कुछ आपने ढूंढा है मेरे ख्याल से? कौन सा स्टॉक है? मैंने बात की थी, हाँ? तो 2 रुपए ऊपर ऑलरेडी चला गया आई थिंक। अरे कहाँ, आपका स्टॉक कौन सा 2 रुपए के लिए होता है? आप लंबे टारगेट बताइए। 92-9250 का वो लेवल है जहां पर हम ब्रेक में बात कर रहे थे। अभी ऑलरेडी 95-50 हो गया। 1-2 रुपए करेक्शन आ सकती है, तभी ले ले। इसमें स्टॉप लॉस 389 का होगा, और मेरा टारगेट 407-408 का होगा। वो आपके बोलने के बाद आता नहीं करेक्ट। एक मिनट, स्टॉप लॉस बताइए फिर से। 408 अभी 390 का स्टॉप लॉस रखे हैं। 5 रुपए की रिस्क है ना, कौन सी लंबी है, और 408 का टारगेट। एफएनओ के बताइए आप, हेवल्स में टारगेट फटाफट। मैं आपकी राय थोड़ी सपोर्ट करवा देता हूँ आशीष से। बिल्कुल 4.5% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है, 415 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में मुझे लगता है 392 का एक स्टॉप लॉस रख के ट्रेडिंग पोजीशन बनाई जा सकती है। एक और काउंटर जो थोड़ा सा फिर से एक्शन में दिख रहा है, यूनाइटेड स्पिरिट्स। परसों तो ये काफी भागा था उस खबर में कि डियाजो हिस्सेदारी बढ़ाएगा। ये स्टोरी आपको पसंद है क्या प्रकाश? बिल्कुल, ये इसमें भी जो पेशेंस खो के, ये सुजलॉन जैसा है, तो थोड़ा बड़ा वैल्यू वाली आइटम है। ये न्यूज इतनी रही, सब कुछ पॉजिटिव हुआ, लेकिन स्टॉक ने पॉजिटिव मूव नहीं दिया। तो जैसे जैसे कंजम्पशन पैटर्न इंप्रूव होगा, और हमने देखा कि जो प्रोहिबिशन कई स्टेट्स में आया उसकी वजह से जो इम्पैक्ट होता है, वो आप देखिए वो इम्पैक्ट होता है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है या लोअर एंड प्राइस पॉइंट्स पे जो IMFL वाली सेगमेंट में है। बट इसमें इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो खास करके बाहर के कोई भी आप रेस्टोरेंट में, पब में जाएं, तो वहां पे आपको ऐसी ब्रांड्स ही मिलेंगी। तो जहां ब्रांड कंसोलिडेशन, प्रीमियमाइजेशन का है वो मामला, वहां पे इनको सब फायदा होगा। सो आई थिंक इट्स क्वाइट पॉजिटिव।
ओके, तो ये एक मैकडोवेल स्टॉक ये भी बड़े एक्शन में दिख रहा है। भले ही बात वही है कि जहां जहां खंडन आता है कि डील होगी नहीं होगी, लेकिन स्टॉक प्राइस तो कुछ और ही बोलती है, वो रुकने का नाम नहीं लेती है। और आप देखिए तमाम शेयर बड़ी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सिप्ला देखिए मजबूत है, जेट एयरवेज मजबूत है, हेवल्स 97 आपका हो गया सर 97 के पार। मैं आपको बोला ही था थोड़ी देर बाद निकलेगा, आपको उसी वक्त चाहिए। मैंने सिप्ला और जेट बोले थे, वो अभी तक मेरे लेवल। अच्छा हेवल्स आप बोले तो नीचे लीजिए, थोड़ा वेट पे वो निकल गया था ऑलरेडी 3,000 रुपए। वेट वाला तो सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। ओके, आईसीआईसीआई बैंक क्या इसे शॉर्ट किया जाए आशीष? नहीं जी, मैं इतना कन्विंस नहीं हूँ उस पर। ओके, मुझे लगता है सीएससी देखना चाहिए, काफी अच्छा बेस बना चुका है। मुझे लगता है आज का लो जो है वो 685 का, उसको रख के लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 720 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सीएससी कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी, ओके, ये पसंद आ रहा। ओके, चलिए, तो ये फिलहाल ट्रैक्शन। और जैसे हम पहले भी मेंशन कर रहे थे अनिल की मिड कैप इंडेक्स हल्की पॉजिटिव टेरिटरी में है, अब 10 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी 80 पॉइंट नीचे, और सबसे ज्यादा पिटाई हो रही है एक्सिस बैंक की 5% की गिरावट के साथ ये ट्रेड करता हुआ काउंटर, और आईसीआईसीआई बैंक पर भी प्रेशर आने लगा है। अगर प्राइवेट बैंक में सबसे ज्यादा कोई मजबूत है तो यस के अलावा इंडस इंड ही है, जो बराबर राकेश जी ने सही पकड़ा। इंडस इंड बैंक राकेश जी के मुंह से 2-3 बार निकल गया, इसका मतलब इस स्टॉक में दम तो है। देखिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडस इंड बैंक अब 1% मजबूत हो गया। एक और स्टॉक जो अब मजबूत होता दिखा है, जिसको देखकर वागले साहब के चेहरे पर स्माइल आ रही है, और वो है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वागले साहब दिन के हाई पर आ गया है, 1.25% मजबूत है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर भी बढ़ना शुरू हो चुका है। ब्रेक ले लिया जाए। चलिए, वक्त एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद विवेक चांद सहगल साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि मदरसन सुमी के चेयरमैन साहब हैं। इन्होंने फिनलैंड में एक बड़ी कंपनी खरीदी है, बातचीत करेंगे उनसे इस एक्विजिशन के पीछे क्या वजह है और कितना फायदा होगा मदरसन सुमी के इस कंपनी को। इन सब पर बातचीत करेंगे, और बाजार बेहतर होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आज बाजार देखिए थोड़े से सीमित दायरे में है, लेकिन 8,400 के लेवल्स को होल्ड करता हुआ निफ्टी दिखाई दे रहा है। मिड कैप इंडेक्स अब पॉजिटिव टेरिटरी में है। हालांकि बैंक्स की हो रही है धुलाई, क्योंकि एक्सिस बैंक का लगा है झटका। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक में भी अब मुनाफा वसूली शुरू होने लगी है, तो वो एक वीक पॉइंट है। बैंक निफ्टी इस बीच 100 पॉइंट की गिरावट दिखाता हुआ, लेकिन एक स्टॉक जो इस समय फोकस में है वो है मदरसन सुमी। इस कंपनी ने विदेश में एक बड़ा अधिग्रहण किया है। कंपनी ने फिनलैंड की ट्रक वायर बनाने वाली कंपनी पीकेसी को करीब 61 करोड़ डॉलर की डील में खरीदा है। ये खरीदने का प्लान है इनफैक्ट। इस पर और डिटेल में बात कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मदरसन सुमी के चेयरमैन विवेक चांद सहगल। चांद साहब, कंग्रेचुलेशंस। बताइए क्या रीजन है इस पर्टिकुलर खरीदारी के पीछे, और क्या बेनिफिट्स होंगे फिर आपकी कंपनी को? एक तो ये एक बड़ा वायरिंग हार्नेस कंपनी है जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनाता है, जिससे मदरसन सुमी शुरू हुई। वायरिंग हार्नेस हमारा प्रोडक्ट है। हम लोग को 34 साल लगे करीब करीब इनके साइज पे आने तक। तो हमारे लिए बहुत ही एक्साइटिंग है कि हम लोग को एक ये अपॉर्चुनिटी है टू टेक ओवर पीकेसी, और बड़ी खुशी के साथ मैं कह सकता हूँ कि द बोर्ड हैज रिकमेंडेड कि हमारा ऑफर जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो एक तो हमारी वायरिंग हार्नेस जो मेन बिजनेस है मदरसन का, वो डबल हो रहा है, और दूसरा जो 3 बड़ी मार्केट्स खुल रही है, अमेरिका और चाइना और यूरोप, ये 3 मार्केट्स हमारे लिए खोल रहे हैं वायरिंग हार्नेस के लिए, जो कि नॉर्मली खाली इंडिया के अंदर में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड सा था। अब हम बाहर वो बिजनेस कर सकेंगे, क्योंकि ये आपके सब्सिडरी वाले के लिए 3 नए मार्केट्स खोल रहे हैं। क्या यही वजह है कि आप वो 51% तक का प्रीमियम दे रहे हैं? क्योंकि सर आपने जो पिछले एक्विजिशंस किए हैं वो प्राइमरीली लॉस मेकिंग एंटिटीज थी, ये तो अच्छा खासा मुनाफा कमाती है कंपनी। बहुत वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, जब हम लोगों ने अपना टारगेट दिया था 2020 का कि हम लोग 18 बिलियन US डॉलर्स करेंगे, तो हम लोगों ने उसके साथ में ये कहा था कि 40% ग्रोथ होगा, और हम लोग दूसरी कंपनीज को देखेंगे, और स्पेशली अमेरिकन कंपनीज को देखेंगे जो कि पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं।
तो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज को लेने के लिए हम लोगों को अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अलग से सोचनी पड़ी। तो हम लोगों ने पहले ही कह दिया था, करीब 2 साल पहले हम लोगों ने कह दिया था कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज भी हमको लेनी पड़ेंगी, जिसका मतलब है कि हमारे को जो मार्केट है, जो कंडीशंस है, जो परचेस प्राइस है, उसको तो हमको मेंटेन करना ही है। पर हमारे को ये नहीं दिखता कि हम बहुत एक्सपेंसिव उठा रहे हैं या कुछ वैसे कर रहे हैं। हम लोग को ये लगता है कि जो मेरे को टाइम लगता एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए, तो उसका आइडिया आप इस तरह से लगा सकते हैं कि 34 साल में हम लोग करीब करीब इस साइज पे पहुंचे। तो आप सोचिए कि अगर मुझे डबल करना है वायरिंग हार्नेस को तो कितना टाइम और लगेगा। तो उसके लिए हम लोग प्रीमियम देते हैं। तो हमारे को बहुत ही खुशी है कि पीकेसी ने जो बोर्ड है उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो मेरे हिसाब से जब ये दोनों कंपनी मिलेंगी तो जो इसकी बेनिफिट्स आएंगी वो कहीं ज्यादा है जो कि प्राइस देने के लिए जो हम प्राइस दिए हैं। जी, पॉइंट टेकन सब। लेकिन मुझे बताइए इस डील को आप फंड कैसे कर रहे हैं? क्या आपको कुछ और कर्ज उठाना पड़ेगा? देखिए, हमने अभी QIP किया था जो सक्सेसफुली क्लोज कर लिया था। तो उसके हम लोगों को नहीं लगता कि हम लोग को बहुत ज्यादा बोरो करना पड़ेगा। हमारे पास बॉन्ड्स के भी पैसे हैं और सब कुछ है, तो हमारे पास इनफ अभी है। पर जैसे ही हम लोग को फाइनल जब फिगर्स आएंगे तो उस टाइम में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे को बोरो भी करना है तो हम कुछ बोरो कर लेंगे, पर हम और स्टॉक वैल्यूएशन है उसमें नहीं जाएंगे। ओके, सहगल साहब, अगर आप हमें ये भी समझा सकें कि कितनी जल्दी इस एक्विजिशन का फायदा आपकी कंपनी को मिलता दिखाई देगा, अदर देन द फैक्ट कि आपको 3 नए मार्केट्स मिलेंगे, वैल्यू की ग्रोथ में काफी सपोर्टिव रहेगा ये एक्विजिशन, लेकिन ये कितनी जल्द हो पाएगा? एकदम अगर हम 31 मार्च को कर लेते हैं तो 1 अप्रैल से सारा का सारा 100% हम वायरिंग हार्नेस डिवीजन में इसको ऐड करेंगे। फेयर इनफ सर, लेकिन आगे के क्या प्लान्स होंगे? ये क्या FY17 की आखिरी खरीद है? आगे कुछ और आपने टारगेट किया हुआ है? FY18 के क्या प्लान्स रहेंगे? देखिए, हम लोगों ने बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि हम यूएस के अंदर में हम लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं। यूरोप और यूएस हमारी मेन मार्केट्स है जहां पे हम जाना चाहते हैं। तो मैं आपको ज्यादा बता नहीं सकता, पर हाँ और एक्विजिशंस है, क्योंकि जो हम लोगों ने गाइडेंस दिया है 2020 के लिए वो है 18 बिलियन एट 40% ग्रोथ। तो जो भी हमारी एक्विजिशंस उस चीज के टारगेट के अंदर में हमारी हेल्प करेंगी, हम डेफिनेटली लेंगे। और एक्विजिशंस का कुछ पता नहीं होता कि वो होना है तो इमीडिएटली हो जाएगा, नहीं होगा तो 6 महीने नहीं होता। तो इसका टाइमिंग करने के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है उसको सेट करना टाइमिंग के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सहगल साहब हमारे लिए समय निकालकर डिटेल्स देने के लिए। तो एक बड़ा एक्विजिशन मदरसन सुमी ने किया है, फिनिश ट्रक मेकर PKC ट्रक वायर मेकर रादर, उसको अक्वायर किया। और देखिए स्टॉक में क्या तेजी आई है, 2% की बढ़त। शुरुआत में जब बाजार खुले थे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह का रिएक्शन रहेगा, लेकिन ये बयान सुनकर जो उन्होंने कहा है कि इनकी सब्सिडरी को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा और डे 1 से, मानिए अगर ये मार्च 31 को सौदा पूरा हो जाता है, 1 अप्रैल से ही उसका पूरा फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। एक बेटर पार्ट ये है कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। प्रकाश, स्टॉक में तो रिएक्शन आ गया है, अब कुछ और डिटेल जो आपने समझा होगा उस कॉन्वर्सेशन के बाद? तो जैसे हम प्रोग्राम की शुरुआत में कह रहे थे, सहगल साहब ने खुलासा किया उससे पहले कि ये पॉजिटिव इसलिए कि इनकी कोर स्ट्रेंथ जो वायर हार्नेस सिस्टम्स बनाने की है, जो मारुति के साथ इन्होंने शुरुआत की थी 30 साल पहले, उसका अब इनको एडवांटेज ये मिल रहा है कि ये कोर एक्सपर्टीज को ही बढ़ा रहे हैं, कोई नए फील्ड में नहीं जा रहे जिसमें इफ्स एंड बट्स रहते हैं, कोई संदेह है। ये लेके 3 मार्केट जो खुलेंगे इनके लिए। और आप ये सोचिए कि ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं कि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर पे ही फोकस करेंगे, तो इस टाइप के एक्विजिशन बहुत काम आएंगे, क्योंकि आप पहले यहां पे बना के एक्सपोर्ट कर सकते थे यूएस में, अब वो अलाउड नहीं होगा। तो आपके जो नॉर्थ अमेरिकन क्लास 8 ट्रक्स हैं, जो भारत फौज भी जिसको सप्लाई करता है और हम उस सिलसिले में बहुत बार चर्चा करते हैं,
उस सेगमेंट के पीछे ये है, उसका फोकस है और रेडार पे है, और वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो जाएगा मदरसन सुमी के लिए खुलने के लिए। इन्होंने कुछ समय पहले, आपको ख्याल हो तो, मर्सिडीज बेंज के साथ भी सप्लाईज का एक करार किया था। इन्होंने जब QIP रेज किया तो खास बताया था कि हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ काफी झुकाव हमारा रहेगा अगले कुछ 1-1.5 साल में, और ये कदम उस डायरेक्शन में है। आई एम वेरी पॉजिटिव। स्टॉक में आपने जो रिएक्शन देखा, ये धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को समझ आएगी, उससे इसमें और भी कंसोलिडेशन जो है वो अच्छा खासा पॉजिटिव होगा। और संदीप ने जो कहा 335 के ऊपर जाएगा, 40 के ऊपर जाएगा, फिर एक आपको बड़ा मूव दिख सकता है, तो उसकी तैयारी ये शुरुआत होगी। जी हाँ, और वायदे बाजार में मैं देख रही हूँ कि ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ लगभग 3% ऊपर है। आशीष, खरीदें? बिल्कुल, देखिए ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी और बहुत स्ट्रांग ओपन इंटरेस्ट इसके साथ में ऐड हुआ है, तो मैं समझता हूं कि एटलीस्ट 350 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में 328 का स्टॉप लॉस रख के ट्रेडिंग पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए, तो मौका जरूर है और उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। 332 पर मदरसन सुमी इस समय ट्रेड करता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, राकेश, प्रकाश, आशीष और संदीप, हमारे लिए समय निकालकर बाजार के शुरुआती मूव्स पर एनालिसिस देने के लिए। इस बीच निफ्टी 8400 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स हालांकि 100 पॉइंट नीचे। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे हमारे साथ जुड़ेंगे एक और दिग्गज। एम्बिट कैपिटल के सौरभ मुखर्जी से जानेंगे कि बजट तक किस तरह का रन, किन स्टोरीज पर इस समय ध्यान दिया जाए, ये सब आगे। भारतीय बाजारों में आज देखिए सीमित दायरे में ही कारोबार, लेकिन फोकस जो है वो 8400 के ऊपर निफ्टी को टिकाए रखने में है। हालांकि बैंक्स में आज हम देख रहे हैं कुछ सेल साइड की पोजीशंस एक्टिव होती हुई दिखाई दी, और इसका पूरा श्रेय जाता है एक्सिस बैंक के निराशाजनक प्रदर्शन को। तो वो स्टॉक करीब 5% नीचे है, लेकिन मिड कैप्स में आ रही है खरीदारी। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट पिछले कुछ दिनों में अगर आंकड़ों पर देखें तो तेजी की ओर फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से आगे लेकिन रुझान क्या रहेगा? एम्बिट कैपिटल के सौरभ मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। दायरे में बाजार है और जिस तरह की पोजीशंस है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि 8500 की तरफ हम पहले तेजी से बढ़ेंगे या फिर एक बार फिर बाजार झटका खाकर 8300 के नीचे फिसलेगा। डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहेगा? ट्रंप का आज शाम आने वाला बयान या फिर भारत का सबसे बड़ा ट्रिगर बजट? देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसमें मेरे को कोई एक्सपीरियंस है नहीं, बट जो हम देख पा रहे हैं, जो हमारे ब्रोकरेज टीम की व्यू रही है, 3-4 जो बड़े फोर्सेस हैं वो काफ़ी साफ हैं। एक तो है, जैसे आपने बोला, डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन आ रही है, उसके बाद उनकी पहली बजट आएगी। जो उम्मीद फॉरेन इन्वेस्टर की उम्मीद यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा सा स्टिमुलस देंगे यूएस इकोनॉमी को, यूएस बॉन्ड यील्ड और ऊपर भागेंगे, एंड इसलिए एफआईआई इंडिया में पैसा लगाने के लिए काफ़ी डिस्करेज्ड है। एफआईआई पैसा इंडिया से निकलता नजर आ रहा है लास्ट 3-4 महीने से। मेरे को लगता है ये ट्रेंड बरकरार रहेगा। दूसरा जो है डीमोनेटाइजेशन का असर, साफ जाहिर है कि इन्फॉर्मल सेक्टर पे जबरदस्त असर पड़ा है और अनएम्प्लॉयमेंट की सर्ज वहां पे नजर आ रही है। हमने लास्ट वीक हम पंजाब और हरियाणा गए थे, इस वीक साउथ इंडिया गए थे। काफी बड़े पैमाने पे इन्फॉर्मल सेक्टर पे असर नजर आ रही है। उसका फायदा कुछ हद तक फॉर्मल सेक्टर को हो रहा है, मार्केट शेयर गेन हो रही है, रिजल्ट में भी नजर आ रहा है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट सर्ज है उसका Q4 पे असर पड़ेगा, रिजल्ट्स पे असर पड़ेगा, इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। और तीसरा, जैसे बजट की आपने बात की, उम्मीद ये है कि बजट थोड़ा बहुत मार्केट को स्टिमुलस देगी, लो इनकम श्रेणी में बहुत डोज मिलेगी, एंड आई थिंक इनकम टैक्स कट की भी उम्मीद है। थोड़ा बहुत स्टिमुलस बजट से आएगा, बट मोटा मोटी इकोनॉमी और अर्निंग्स पे प्रेशर बरकरार रहेगा और एफआईआई वहां से इंडिया से निकलते रहेंगे। अब जो आप कह रहे हैं कि एफआईआईज निकलते रहेंगे, अब उनको कैसे कन्विंस किया जाए? आप कहेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, या फिर क्योंकि अमेरिकी मार्केट में ऐसी पॉलिसीज आएंगी कि वो इतना अट्रैक्टिव हो जाएगा कि वहां पर शायद ज्यादा पैसा बनेगा, इसीलिए इमर्जिंग मार्केट से फ्लो और उस सिलसिले में भारत से एग्जिट्स? दो तरह के एफआईआई है मोटा मोटी।
एक है हॉट मनी वाले, स्पेकुलेटर वाले, उनका तो कुछ हम खास कर नहीं सकते एंड आई डोंट थिंक इंडिया कैन डू मच एट दिस जंक्चर। यूएस बॉन्ड यील्ड जिस तरह से भाग रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, वो हॉट मनी वाला एफआईआई आई थिंक इंडिया से निकल जाएगा। जहां पे इंडियन गवर्नमेंट एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है, फंडामेंटली ओरिएंटेड लॉन्ग टर्म एफआईआई। इंडिया के बड़े फैन रहे हैं ये लॉन्ग टर्म एफआईआई, 4, 5, 10 साल का पोजीशन लेके ये टिके रहते हैं। इन लोगों को पकड़ के रखना बहुत जरूरी है इंडिया के लिए, इंडिया के मार्केट के लिए। उस तरह से अगर बजट में ये जो टैक्स का जो मामला छेड़ा गया था 21 दिसंबर के सीबीडीटी के सर्कुलर के तहत, वो टैक्स का मामला अगर सुलझा दिया जाए, उस पर कंफर्ट दी जाए कि एफआईआई को कि सीबीडीटी आप पे टैक्स नहीं लाएगी एक्स्ट्रा, देन बहुत तसल्ली मिलेगी ये लॉन्ग टर्म एफआईआई को। ये लोग काफी बड़े पैमाने पे इंडिया में पैसा मैनेज करते हैं और ये उम्मीद रख रहे हैं कि बजट से उनको कुछ तसल्ली मिलेगी कि एक्स्ट्रा टैक्स ऑब्लिगेशंस एफआईआई पे इम्पोज नहीं की जाएगी। तो देखते हैं बजट में क्या बोला जाता है। लॉन्ग टर्म एफआईआई को इंडिया में पकड़ के रखने की बहुत जरूरत है एंड वी हैव आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दैट फ्रंट। शॉर्ट टर्म पैसा इंडिया से निकलेगा, आई डोंट थिंक दिस मच वी कैन डू अबाउट दैट। अब क्योंकि आप कह रहे हैं कि एफआईआईज एग्जिट करेंगे तो खतरा क्या है फिर? किस तरह के रिटर्न्स की उम्मीद करनी चाहिए? क्योंकि मुझे याद है नवंबर में जब आप लोगों ने एक रिपोर्ट निकाली थी, आपका टारगेट ऑफ कॉस्ट था FY17 का 29,500, वो आपने स्क्रैप किया। तो अब नया टारगेट क्या है? क्या वो लेवल्स भी मीट करना बहुत मुश्किल है नए वित्त वर्ष में? So our view remains that market in the next 12-13 months will go towards that 29,000-30,000 level. So March 2018 तक मेरे को लगता है 29,000 सेंसेक्स, 30,000 सेंसेक्स इज द मोस्ट लाइकली प्लेस फॉर द मार्केट। क्योंकि जो हो रहा है कि एफआईआई पैसा निकल रहा है, दूसरी तरफ से डीआईआई इनफ्लोज स्ट्रांग आ रहे हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए कुछ खास और चारा रहा नहीं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का कुछ सेंस बनता नहीं है, गोल्ड पे दबाव नजर आ रही है, फिक्स डिपॉजिट रेट नीचे जा रहे हैं। सो डोमेस्टिक पैसा मार्केट में आता रहेगा और वो एफआईआई आउटफ्लोज को कुछ हद तक न्यूट्रलाइज करेगा। मार्केट इसलिए ये 27,000 से 30,000 के बीच में घूमती रहेगी। दैट्स वेयर वी बिन फॉर 3-4 years नाउ। एंड सिमिलरली अर्निंग्स के भी, अगर अर्निंग्स को भी देखो, कुछ खास अपबीट अर्निंग्स नजर आ नहीं रहे। इस क्वार्टर को भी छोड़ दें, अगर 3-4 क्वार्टर का भी मैं व्यू लूं, गिवन द अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन द इकोनॉमी, डीमोनेटाइजेशन का दबाव, फिर उसके बाद जीएसटी का दबाव, इट्स नॉट एविडेंट दैट अर्निंग्स कुछ फाड़ के निकल जाएंगी। सो मार्केट 29,000, 30,000 ऑन अ 12-13 month basis is where I think we end up. That gives you around 10 to 15% returns, which I think is most you should expect from the index. अगर इंडेक्स पे अगर आप गौर कर रहे हो तो 10 से 15% से ज्यादा रिटर्न 12-13 महीने के होराइजन में एक्सपेक्ट करना ही लॉजिकल है। उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना थोड़ा इरेशनल होगा। 12-13% के रिटर्न से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। लेकिन सौरभ, इस समय की जो सबसे बड़ी चिंता फिर से लौट कर आ रही है वो है निजी बैंकों का प्रदर्शन। इंडसइंड बैंक के नंबर्स को देखकर काफी तेजी आई थी, लगा था कि शायद बाकी निजी बैंकों का भी प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। एक्सिस बैंक एज एक्सपेक्टेड खराब प्रदर्शन दिखाया। आज की चिंता है कि शायद HDFC, ICICI बैंक पर भी कुछ प्रेशर पॉइंट्स रहेंगे। इधर क्योंकि हमने देखा है काफी लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, चाहे वो फंड्स हो, रिटेल निवेशक हो। निजी बैंकों के प्रदर्शन से आपको क्या उम्मीद है और यहां पर आप इस समय क्या सलाह दे रहे हैं, कितना एक्सपोजर रखें? देखिए, जिस तरह से इकोनॉमी में स्लो डाउन आया है पिछले 2 महीने में, जिस तरह से डीमोनेटाइजेशन का प्रेशर बना रहेगा, उसके बाद जीएसटी का भी काफी डिसरप्शन रहेगा। इट्स लॉजिकल इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि बैंक की क्रेडिट क्वालिटी पे प्रेशर आएगा। नाउ देयर आर सम बैंक्स वेयर द क्रेडिट क्वालिटी प्रेशर इज मोर विजिबल, सच इज द वन वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, एंड देयर आर अदर बैंक्स हु मैनेज टू मास्क दैट क्रेडिट क्वालिटी प्रेशर इन दिस क्वार्टर्स अर्निंग्स। बट इफ यू लुक एट द होल पिक्चर, पूरे सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर को देखिए, NBFC सेक्टर को देखिए, it'll be surprising if credit quality across the lending sector doesn't come under pressure given the quantum of economic impact. लास्ट, जैसे मैं बोल रहा था, लास्ट वीक नॉर्थ इंडिया के छोटे शहरों में थे, इस वीक साउथ इंडिया के छोटे शहरों में से जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की सर्ज हो रही है, इट इज हार्ड टू बिलीव
दैट क्रेडिट क्वालिटी पे प्रेशर नहीं आएगा. क्रेडिट क्वालिटी प्रेशर is going to be a certainty over the next 2 quarters of results. The lending sector will come under pressure, especially banks which lend to mid corporates, smaller corporates which do LAP lending, NBFCs which do LAP lending. Their credit quality deterioration, I think, is a given. We need to invest with that in mind. This is an economy where credit growth is slowing down, credit quality is worsening, lenders will be impacted. We need to understand that. ऐसे में आपकी मैंने रिपोर्ट पढ़ी और आप लार्जली टेक्नोलॉजी को लेकर काफी बुलिश थे, लेकिन ये जो यूएस में स्थिति उभर कर आएगी वो अनसर्टेनिटी वाला माहौल है कि H1B वीजा पर क्या रवैया होगा. जानकार तो ये कह रहे हैं, इनफैक्ट मैनेजमेंट खुद कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हल्का सा आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप किस तरह की स्टोरी पर बुलिश रहेंगे? जो हमारा जो नजरिया है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी पे ये पूरे साल पूरा कैलेंडर ईयर डोमेस्टिक इकोनॉमी पे दबाव रहेगा. एट द सेम टाइम वेस्ट की रिकवरी हो रही है. इकोनॉमिक रिकवरी वेस्ट में काफ़ी वेल इंट्रेंस्ड है, यूएसए में इंट्रेंस्ड है, जापान में भी इकोनॉमी प्राइम मिनिस्टर आबे के स्टिमुलस की वजह से रिकवर कर चुकी है, जर्मनी में इकोनॉमिक हालत काफ़ी अच्छी है. सो वेस्ट की जो रिकवरी रहेगी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक्सपोर्ट सेंट्रिक स्टॉक्स, फार्मा, आईटी, कुछ हद तक मेटल्स कंपनी एक्सपोर्ट तो नहीं करते बट मेटल्स कंपनीज का रिजल्ट पे फायदा होता है अगर ग्लोबल मेटल प्राइसेस रैली करें. सो फार्मा, आईटी, मेटल्स वुड बी लॉजिकल वेज टू डील विद बोथ द स्लो डाउन इन इंडिया एंड जो वेस्ट में इकोनॉमिक रिकवरी आ रही है. इंडियन आईटी कंपनीज की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, अनक्वेश्चनेबली इंडियन आईटी कंपनीज की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है. जो उनकी स्लो डाउन है टॉप लाइन में वो साल पे साल बनती आई है, बट वेस्ट में इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, इंडियन आईटी को फायदा होगा उससे. वेस्ट में बैंकिंग सेक्टर की रिकवरी हो रही है, इंडियन आईटी को फायदा होगा उससे. इसलिए हम क्लाइंट्स को बोल रहे हैं कि जो लार्ज कैप आईटी फार्मा कंपनीज हैं उनको जरा गौर से देखें आप. बहुत बहुत शुक्रिया आप सौरभ मुखर्जी हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए. तो एक चिंता ये है कि FIIs शॉर्टर टर्म में पैसा निकालते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अगर आपने वेस्ट की स्टोरी पर प्ले करना है तो आज सौरभ मुखर्जी एक कॉन्ट्रा कॉल ले रहे हैं. उन्होंने कहा है लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से आईटी फार्मा में अगर आप निवेश बढ़ाते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके हाथ में बढ़िया रिटर्न्स बनते हुए जरूर दिखाई देंगे, लेकिन वो ज्यादा बुलिश नहीं है सेंसेक्स रिटर्न्स के लिहाज से. 10 से 13% एट द मोस्ट ये बाजार आपको देगा इस साल में. हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक और इनफैक्ट इस कार्यक्रम को समाप्त यहीं पर करेंगे. 8,412 पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है. अब 22 अंकों की गिरावट देखने को मिली है. दिन के लो से सेंसेक्स में हल्की सी रिकवरी आई है. मिड कैप इंडेक्स 10.2 पर और बैंक निफ्टी में सेल ऑफ का सिलसिला जारी है. मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा CNBC आवाज पर, क्योंकि ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग प्रियंका संभव के साथ. नमस्कार.